हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सीटेट सीडीपी का प्रीवियस पेपर करवा रही हूँ। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी जो एग्ज़ाम जुलाई में होने वाले हैं। और मेरा इंटेंशन सिर्फ आंसर बताना नहीं होता है, पूरी क्वेश्चन की व्याख्या करनी होती है, एक एक ऑप्शन की व्याख्या करनी होती है ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए आइए देखते हैं। 15 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, 16 से स्टार्ट करेंगे। आप हमेशा क्वेश्चन को करते समय क्वेश्चन को समझ कर पढ़ें। कभी भी आप सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर नहीं लगा दें। जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करें, उसके बाद ही आंसर करें। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है। विद्यार्थी पूरी तरह अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। आपको साथ के साथ आंसर भी करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि कितने आपके सही हुए, और जो आपके गलत होते हैं तो आप उस पर देखें कि क्यों गलत हुआ है, उसको इवैल्यूएट करें उसको। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं और सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक समावेशी कक्षा में, तो आप सभी जानते होंगे कि इंक्लूसिव कक्षा में क्या होता है कि इसमें जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं और सामान्य बच्चे हैं, दोनों की क्लास एक साथ होती है। जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं, सक्रिय प्राप्त करता होते हैं, तो ये गलत है। विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। बिल्कुल, विद्यार्थी यहाँ पर समानतापूर्ण यानी कि सभी को समान भाव समान महत्व देते हुए आगे बढ़ते हैं और विकसित होते हैं, डेवलप करते हैं, तो ये सही है। लेकिन और भी देखते हैं, सारे ऑप्शन देखने हैं आपको। क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड है, प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर समभाव यानी सबको समान भाव दिया जाता है, तो भेदभाव नहीं किया जाता है। डी है, विद्यार्थी पूरी तरह से अपने ही दम पर अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। नहीं, यहाँ पर सम्मिलित रूप से बाधाओं को दूर किया जाता है। जो परेशानी होती है देखते हुए सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो अपना ऑप्शन बी है, यहाँ पर समावेशी कक्षा के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पर विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि RTE 2009 जो कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को, के खंड 12 में धारा जो 12 है द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। तो अगर RTE 2009 पढ़ेंगे तो उसमें जो खंड 12 है, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात की गई है। जो कमज़ोर बच्चे हैं आर्थिक रूप से, उसमें 25% जो होगा निजी विद्यालयों में, कहने का मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें बच्चों को बिना जो ट्यूशन फी लगे वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन देखते हैं। केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला, वो तो ऐसे ही फ्री है। निजी विद्यालयों में आरक्षण, बिल्कुल कितने % का होता है, 25% का आरक्षण है निजी विद्यालयों में यानी कि प्राइवेट स्कूलों में। केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान नहीं, उनके लिए अलग विद्यालय, बिल्कुल नहीं। वो निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय में तो उनको ऐसे ही छूट है, निजी विद्यालय में भी 25% छूट होगी। किसमें, जो RTE धारा 2009 धारा 12 में इसका उल्लेख किया गया है। 25% सीटें किसके लिए होगी, विशेष आवश्यकता वाले यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। यहाँ पर ऑप्शन होगा बी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। किसमें, गणितीय गणना, कौन सी क्षमता है जो गणितीय गणना को सीधे प्रभावित करती है। तो डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्कैल्कुलिया है जो गणितीय गणना में अक्षमता से संबंधित है, अधिगम अक्षमता। डिस्ग्राफिया है आपके लेखन संबंधित है। डिसलेक्सिया है आपके पढ़ने संबंधित है। और डिस्प्रैक्सिया आपके लिखने और चित्रांकन से संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डिस्कैल्कुलिया, गणितीय गणना से संबंधित यही है आपके अधिगम अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 19 है,
विविध शिक्षण आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? कहने का मतलब विविध यानी विभिन्न तरीके के जो होते हैं शिक्षण आवश्यकता वाले बच्चों, यानी कि सभी बच्चों की आवश्यकताएं अगर अलग अलग है तो आप सबको शामिल ऐसा क्या करेंगे जो सबको शामिल कर सकते हैं? बैठने की निश्चित व्यवस्था, लचीला पाठ्यक्रम, मानकीकृत आकलन, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पर बोल रहा है विविध शिक्षण आवश्यकता वाले बच्चे, भिन्न भिन्न यानी कि जिनकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना होगा? पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं, यहाँ पर आपको विद्यार्थी हमेशा अगर पेडागोजी पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो विद्यार्थी केंद्रित है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र होनी चाहिए। तो क्या बोल रहा है? पाठ्य पुस्तक केंद्रित, जो गलत है। मानकीकृत आकलन, स्टैंडर्ड एवरेशन नहीं होना चाहिए, जरूरत के अनुसार से होनी चाहिए। लचीला पाठ्यक्रम, बिल्कुल लचीला पाठ्यक्रम का मतलब है कि आवश्यकता के अनुसार IQ लेवल देखते हुए बच्चों की आवश्यकता के अनुसार से उसमें पाठ्यक्रम में बदलाव जरूर होना चाहिए। तो यही अपना ऑप्शन है। और ऑप्शन ए है बैठने की निश्चित व्यवस्था। अगर बैठने की निश्चित व्यवस्था होगी तो जो बच्चे जिनको कम दिखाई देता है तो उनको पीछे बैठाएंगे तो क्या उनको दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं, उनको आगे बैठाना पड़ेगा। जिन बच्चों को कम सुनाई पड़ता है उनको पीछे बैठाएंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा, उनको भी आगे बैठाना पड़ेगा। तो ऐसे जो बैठने की निश्चित व्यवस्था नहीं बल्कि जो लचीला है, लचीला व्यवस्था होना चाहिए बैठने की, जरूरत के अनुसार से बच्चों को इधर उधर हम चेंज कर सकते हैं, उनको शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? लचीला पाठ्यक्रम, जो बिल्कुल अपने आप में सही है। इसमें विविध शिक्षण आवश्यकता वाले बच्चों को जरूरत के अनुसार से पाठ्यक्रम प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की बात कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें। तो चलिए आइए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, साथ के साथ आप भी आंसर करते जाएं। उनसे सफलता की कम उम्मीदें रखें, बिल्कुल नहीं, उनसे सफलता की उम्मीदें ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चे बहुत तेज होते हैं, उनको एक बार में समझने पर बच्चे समझ जाते हैं, उनको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर उनको जल्दी कर लेते हैं अपने काम को तो थोड़ा सा बोर भी महसूस करते हैं क्योंकि बाकी बच्चे धीरे धीरे करते हैं। तो यहाँ पर सफलता की कम उम्मीदें नहीं, सफलता की ज़्यादा उम्मीद होती है उनसे। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, बिल्कुल नहीं, उनको तो एक बार में समझाओ बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो उनको अतिरिक्त समय की ज़रूरत ही नहीं है। वो सबसे कार्य अपने जो कार्य है कार्य करके पहले बढ़ जाते हैं। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे, बिल्कुल उन्हें जटिल कार्य थोड़ा सौंपना चाहिए ताकि उनके स्तर का हो। तो यही अपना ऑप्शन है, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे। और उन्हें बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे, बिल्कुल नहीं, अगर आप उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे बहुत ही जल्दी बोर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को जटिल समस्याओं से निपटने देना चाहिए और उन्हें समस्या सुलझाने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि बच्चे स्वतंत्र रूप से उसके बहुत सारे ऑप्शन ढूंढ सकें। तो ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। यहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चों के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? कहने का मतलब कि यहाँ पर विद्यार्थियों को अधिगम कराने के लिए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? संकल्पना मानचित्र, खोजी अधिगम, सहज अनुमान लगाना, निष्क्रिय नकल। तो निष्क्रिय नकल अपने आप में नेगेटिव है, आपको देखते ही आंसर कर देना चाहिए कि यहाँ पर फिर भी आपको पूरा ऑप्शन जरूर पढ़िए। निष्क्रिय नकल नेगेटिव है और यहाँ पर बचने की ही बात कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं, सहज अनुमान लगाना, बिल्कुल बच्चे सहज अनुमान लगाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, यानी कि ओपन इंडेड की बात हो रही है यहाँ पर। बहुत सारे ऑप्शन जिसके होंगे बच्चे अपने अपने तर्क देंगे, अपने तरीके से अनुमान लगाएंगे। ये क्या है? पॉजिटिव है। खोजी अधिगम, बच्चे को खोजी अधिगम यानी मतलब आप उनसे खोज कर काम करवाएं, उससे क्या होगा? बच्चे क्रिएटिव होंगे, बच्चे कुछ नया नया सोच कर लाएंगे, तो ये भी पॉजिटिव है। संकल्पना मानचित्रण, ये भी है, बच्चों को माइंड मैप तैयार करिए, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड माइंड मैप बनवाइए, तो ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर निष्क्रिय नकल नेगेटिव है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? अर्थपूर्ण अधिगम के लिए
सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित कौन सा तथ्य सहायक है? तो गैर संदर्भीकरण, विस्तारण, उद्दीपन, प्रतिक्रिया अनुबंधन, रट कर याद करना। रट कर याद करना देखते ही आपको कट करना है। आपको पेडागोजी में CDP में कभी भी रट कर नहीं, आपको समझने पर बल दिया जाता है, शिक्षार्थी केंद्रित बात किया जाता है। उद्दीपन, प्रतिक्रिया अनुबंधन बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। गैर संदर्भीकरण, अगर कोई चीज़ संदर्भ से संबंधित ना हो, आप उसे इतर हो यानी हट कर हो, तो कोई मतलब ही नहीं है आपको पढ़ाने से, तो ये भी गलत है। विस्तारण, बिल्कुल सूचना प्रसंस्करण का विस्तारण ये इसका महत्वपूर्ण तत्व है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए क्या जानना महत्वपूर्ण है? एक नया विषय पढ़ाने के लिए तो एक नया विषय, ऑप्शन देखते हैं। पहले बच्चे से क्या जानते हैं, यानी बच्चे जो हैं पहले से क्या जानते हैं। सामान्य भ्रांतियाँ, विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। तो यहाँ पर क्या बोले कि क्या महत्वपूर्ण है एक शिक्षक के लिए जो कोई नया विषय शुरू करना चाहते हैं? बच्चे पहले से क्या जानते हैं, कहने का मतलब कि बच्चे के पास क्या क्या अनुभव है, क्या क्या जानते हैं, उसको आधार बनाते हुए हमें बाकी चीज़ों को, जो बाकी टॉपिक को, बाकी कॉन्सेप्ट को जोड़ते जाना है। कहने का मतलब कि अगर पहली सीढ़ी बनी है तो हम उसको आधार मानकर हम दूसरी और तीसरी सीढ़ी बनाएंगे, ना कि पहली सीढ़ी जो बनी है तो उसको हम हटा देंगे तब दूसरी और तीसरी सीढ़ी बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब कि बच्चे के पास जो पहले से ज्ञान है उसको आधार बनाते हुए आगे हम उसमें जोड़ते जाना है। तो क्या है ये करना चाहिए। सामान्य भ्रांतियाँ, कहने का मतलब कि क्या क्या भ्रांतियाँ है उस भ्रांतियों को पहले निवारण होना चाहिए, ये भी करना चाहिए शिक्षक को। विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएँ यानी कि पूर्व से अपेक्षाएँ क्या क्या होनी चाहिए, ये भी जानना चाहिए। अब विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली क्या है, ये भी जानना चाहिए। तो चारों सही है, क्या होगा 1 2 3 4 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। संरचनात्मक उपागम में तो यहाँ पर आपको पूछताछ आधारित शिक्षा होनी चाहिए। संरचनात्मक उपागम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूछताछ आधारित शिक्षा। रट कर याद करना, रटना, रोट मेमोराइजेशन सबसे बेकार है। व्याख्यान विधि बिल्कुल नहीं, इसमें क्या होगा कि बालक निष्क्रिय होते हैं और सिर्फ शिक्षक ही सक्रिय होता है। प्रतिपादक शिक्षण ये भी नहीं, आपको पूछताछ अधिगम आधारित शिक्षा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन, ध्यान रखें क्या बोल रही है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों को उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही हैं। बच्चों के स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए बोल रही हैं। वो विद्यार्थियों के बीच किस तरह का कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। कहने का मतलब एक शिक्षिका है जो उनके स्वयं के, जो बच्चे का स्वयं का चिंतन है उसके प्रतिक्रिया के बारे में सोचने के लिए कह रही हैं कि आप लोग कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। तो ये क्या है, घोषणात्मक नहीं है, प्रतिक्रियात्मक नहीं है, शब्दार्थ नहीं है, ये क्या है, अधिसंज्ञान। इसमें बच्चे क्या होता है कि बच्चे को स्वयं के चिंतन प्रतिक्रिया के बारे में सोचने के लिए बोला जाता है, उनको आगे बढ़ने के लिए बोला जाता है। तो यही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद करने की रणनीति को क्या कहते हैं। समावेशन, अनुबंधन, अधिसंज्ञान, खंडीकरण। तो अभी अधिसंज्ञान के बारे में आपने पढ़ा था। अधिसंज्ञान के बारे में क्या बोला गया था कि अपने सोचने की प्रक्रिया के बारे में आपने देखा होगा। अधिसंज्ञान का बोला गया कि सोचने की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में है, तो ये अधिसंज्ञान हो नहीं सकता है। यहाँ पर स्वयं को सोचने की बात हो रही है। ये हो नहीं सकता। अनुबंधन नहीं, बिल्कुल नहीं। समावेशन भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, खंडीकरण। अब खंडीकरण में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर बोला जाता है कि खंडीकरण विधि से बड़ा सूचना यानी जो डाटा है उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़कर आसानी से याद किया जा सकता है। जैसे आपने को किसी का फ़ोन नंबर याद करना हो तो 10 नंबर के फ़ोन नंबर हैं, तो क्या 10 नंबर एक बार में याद कर सकते हैं। कुछ लोग 2 डिजिट हैं एक साथ याद करते हैं, कुछ लोग 3, कुछ लोग जैसे होते हैं कि 900 100 400 ऐसे करके याद करते हैं। कुछ लोग 90 40 22 2 नंबर याद करते हैं।
तो बस अपने ऊपर है उसको तोड़ तोड़ के, ताकि अधिगम सरलता से अधिगम किया जा सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको खंडीकरण कहते हैं। इसमें पूर्व चीज़ों को जो लंबी श्रृंखला है उनको तोड़ तोड़ के और अपने सुविधाजनक याद करने लायक बनाया जाता है इसके अंदर। तो क्या होगा, खंडीकरण। क्वेश्चन नंबर 27 है, नए स्पष्टीकरण तैयार करना। नए स्पष्टीकरण तैयार करना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले से सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्नलिखित में से किस भाग में है। क्या बोल रहे हैं, नए स्पष्टीकरण तैयार करना, नए स्पष्टीकरण तैयार करना और जो प्राप्त लक्ष्य हैं, जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो पहले से सीखे गए नियम हैं उनका सरल अनुप्रयोग से परे जाना, उनसे यानी कि उनसे हटकर सोचना। जो आपके पास लक्ष्य हैं, जो आपने सीखा है उससे हटकर सोचना और परिणामों का मूल्यांकन करना। कहने का मतलब कि जो हमने सोचा है, जो किया है, वो कितना सक्सेस हुआ, कितना अनसक्सेस हुआ। तो ये किस भाग के अंतर्गत है, तो ये है समस्या समाधान। समस्या समाधान विधि किसने दिया था, तो जॉन डीवी ने दिया था। और किस पुस्तक में, हाउ वी थिंक में उन्होंने समस्या समाधान विधि के 11 चरण बताए थे। किसने, जॉन डीवी ने समस्या समाधान विधि के 11 चरण बताए थे। कौन सी पुस्तक में, हाउ वी थिंक, मतलब हम लोग कैसे सोचते हैं उसके अनुसार से। अब समस्या समाधान विधि में होता क्या है, सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है, फिर समस्या का कारण जाना जाता है, फिर समस्या से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती है, मतलब क्या क्या डाटा हो सकते हैं, सूचना क्या क्या है उसके अंतर्गत। फिर समस्या का समाधान किया जाता है और फिर समस्या जो है उसका व्यवहारिक प्रयोग, मतलब जो समस्या है उसका व्यवहारिक प्रयोग कैसे किया जाए। तो इन सब चीज़ें के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है, समस्या समाधान विधि। क्वेश्चन नंबर 28 है, अभिकथन क्या है, शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संभावित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की अपेक्षा करनी चाहिए। क्या बोला, शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संप्रदाय यानी कि अवधारणा, कॉन्सेप्ट से संभावित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा बिल्कुल नहीं, ये गलत है। सेकंड है, भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती है। बिल्कुल नहीं, तर्कपूर्ण चिंतन दर्शाती है। तो भ्रांतियाँ गलत नहीं होती है, उस पर निर्णय होना चाहिए। तो ये दोनों क्या है, दोनों गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिकों द्वारा संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध में किस तरह देखते हैं। संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक, ठीक है, सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध में किस तरह देखते हैं। दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। केवल भावनाएं ही संज्ञान को प्रभावित करती है, केवल अपने आप में गलत है। किसी को बाउंडेशन यानी कि बांध दिया गया, ये गलत है। क्या केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करती है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। ऑप्शन बी, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य खाली स्थान होता है। विद्यार्थी कब प्रेरित महसूस करते हैं, विद्यार्थी जो है अपने आप उसमें रुचि कब दिखाते हैं, कब प्रेरित महसूस करते हैं। कार्य कैसा होना चाहिए, मूर्त और अत्यधिक जटिल, उनका वास्तविक दुनिया से जुड़ा, अप्रासंगिक, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं। तो चलिए ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। मूर्त और अत्यधिक जटिल अत्यधिक नहीं होना चाहिए, एक एवरेज होना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आनी चाहिए, ना कि समझ से परे होना चाहिए। तो अत्यंत जटिल नहीं और अत्यंत सरल भी नहीं होना चाहिए, एक एवरेज होना चाहिए। तो ये गलत है। उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, बिल्कुल, अगर आप समान सामग्री को आप उनकी वास्तविक ज़िंदगी से जोड़कर सिखाएंगे, जोड़कर प्रस्तुत करेंगे तो प्रेरित महसूस करेंगे। उनको लगता है कि हाँ, हमें कुछ आता है और कुछ और जोड़कर हम सीख सकते हैं। तो बिल्कुल ये सही है, पॉजिटिव है। प्रासंगिक होता तो बच्चे प्रेरित महसूस करते हैं, लेकिन अप्रासंगिक है, जो प्रसंग से जुड़ा हुआ नहीं है, तो अपने आप में नेगेटिव है, गलत है। बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं, अभी मैंने बताया ऊपर कि अत्यधिक जटिल भी नहीं चाहिए, अत्यधिक सरल भी नहीं चाहिए। इसमें क्या बोला है, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं, एक होना चाहिए, एक एवरेज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जटिल बना दिया और बहुत ज़्यादा सरल बना दिया, तो ये भी गलत है। ऑप्शन क्या होगा, बी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। बाय बाय।